एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950-1990। कल हम लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों स्टार्ट की थी। वो स्टार्ट किन्होंने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 5 इयर्स प्लान बनाए थे। जो फर्स्ट हमारा प्लान स्टार्ट हुआ था दैट वन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर 1951 टू फर्स्ट 31 मार्च 1956। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें किसके ऊपर स्ट्रेस दिया था? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज नोन्स टू बी प्राइमरी सेक्टर, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। और ज्यादा इनकम, ज्यादा जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन होती थी वो उस टाइम पे वो किसकी तरफ थी? एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ थी। इसकी तरफ कौन कौन से रिफॉर्म्स उठाए गए थे, जिसके कारण कौन कौन से स्टेप की थी, कैसे कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग की थी अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो अप करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के मेन क्या फीचर्स थे, या हम ये बोल सकते हैं उसमें कौन सी मेन प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले है हमारी लो प्रोडक्टिविटी। जो हमारी एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो बहुत ज्यादा कम थी। हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो टोटल हमारी आउटपुट होती है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है डेट इज आउटपुट पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में हमें कितनी हम जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। सेकेंड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर है ये हमारा कौन सा है? सीजनल वर्क है। 6 मंथ्स इसमें काम होता है और 6 मंथ्स हमारे लोग क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी वो डिस्गाइज्ड थी। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? जब वर्कर इंगेज्ड इन ए बिजनेस इज मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर, एक्चुअल में जितने लोगों की एग्रीकल्चर फील्ड में जरूरत होती है उससे ज्यादा जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उसमें लगाए होना। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे राम की फैमिली है, उनका जो है एग्रीकल्चर का बिजनेस है और उसमें सिर्फ 6 मेंबर्स की जरूरत है और तो वो सफिशिएंट है। उनके साथ एग्रीकल्चर काम बड़े अच्छे से हो रहा है, लेकिन उस घर के 8 मेंबर जो है वो फार्मिंग में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंड में अपनी आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो 2 पर्सन जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, इन 2 पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमें दिखती नहीं है। इन स्पाइट ऑफ डेटमेंट ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जो एग्रीकल्चर थी उस टाइम पे वो ज्यादा किस पे डिपेंड थी? रेनफॉल पे डिपेंड थी। जिस साल तो बारिश अच्छी होगी, मानसून आ गई, उस साल तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती थी। लेकिन जिस साल रेनफॉल कम होती थी उस साल बिल्कुल भी हमारी जो प्रोडक्शन है अच्छी नहीं होती थी। देन कम सब्सिडेंस फार्मिंग। सब्सिडेंस का मतलब है कि जितनी प्रोडक्शन करना वो किसके लिए करना? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जिससे हमने जितनी प्रोड्यूस करती है उतनी हमने क्या करना है? अपनी फैमिली ने कंज्यूम कर लेना। सेल्फ कंजम्पशन, जितनी भी एक फैमिली, जितना भी फार्मर एक प्रोडक्शन करता था उसके साथ वो क्या कर रहा था? सेल्फ कंजम्पशन पर्पज लिए करता था, मार्केट में जाके कुछ भी सेल नहीं करता था। देन कम स्मॉल होल्डिंग्स। उसके बाद उस टाइम जितने भी फार्मर्स थे उनकी जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी थी, छोटी छोटी भी थी और उसके साथ साथ वो फ्रेगमेंटेड भी थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब वो दूर दूर क्या हुई थी? फैली हुई थी। और छोटी छोटी के कारण वहां पे अच्छी प्रोडक्शन भी नहीं की जा सकती थी। किसी की वहां पे लैंड थी उनके पास, किसी की आधी उस एरिया में है, आधी किसी और एरिया में, जैसे कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है। वो एक छोटी थी और फ्रेगमेंटेड थी, दूर दूर फैली हुई थी। तो जिसके कारण जो प्रोडक्शन है या अलग अलग जगह पे इरिगेशन की फैसिलिटीज लगानी पड़ती थी, अलग अलग जगह पे उनको फर्टिलाइजर देने पड़ते थे, अलग अलग जगह पे उनको वहां पे सीड्स लगाने पड़ते थे। एक तो वो कॉस्टली पड़ती थी, प्लस वहां से जो प्रोडक्शन हो रही थी वो प्रॉपर वे से नहीं हो रही थी। देन कम लैंड टेनेंट रिलेशनशिप। लैंड मतलब जो लैंड के हमारे मालिक थे दैट इज नोन्स टू बी जमींदार्स। टेनेंट्स मतलब पीजेंट्स, जो हमारे फार्मर है जो उसकी उनकी लैंड में क्या करते हैं? फार्मिंग का काम करते थे। उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जमींदार से वो उनसे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या लेते थे? रेंट रहते थे, रेवेन्यू लेते थे।
चाहे उनकी लैंड में उतनी प्रोडक्शन क्रॉप की हो रही है या नहीं हो रही। और टेनेंट्स को तो इतनी बुरी हालत थी कि वो तो कई बार तो उनको उनसे अपनी लिवलीहुड के लिए क्या लेना पड़ता था, लोन देना पड़ता था, जिसके बदले वो जिम्मेदार बहुत ज्यादा उनसे क्या चार्ज करते थे, इंटरेस्ट चार्ज करते थे, क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट तो रेंट कर दिया था। वो खुद तो प्रोडक्शन करते नहीं थे, सारी की सारी प्रोडक्शन कौन करते थे, टेनेंट्स करते थे, मतलब पीजेंट्स करते थे। उनकी फील्ड में जमीन उतनी थी लेकिन काम कौन करते थे, पीजेंट करते थे। और पीजेंट से इसके बदले क्या लेते थे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट लेते थे, रेवेन्यू उनके सोर्स में वो उन्होंने लेनी है। और लेकिन उनकी अपनी सॉइल की फर्टिलिटी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। सारे के सारे जितनी मर्जी वो पीजेंट्स की एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, और उनसे पीजन के पास जो भी कुछ बचता था वो बहुत थोड़ी अमाउंट में बढ़ता था, जिनके साथ वो अपना लिवलीहुड भी पूरा कर सकते थे, जिसके कारण उनको लोन लेना पड़ता था जिम्मेदार से, और लोन उस लोन के बदले वो हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, इस पॉइंट से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, और बहुत ज़्यादा ही ये पुअर क्वालिटी की थी। तो इसलिए फर्स्ट प्लानिंग में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, हाउ टू इम्प्रूव अवर एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर्पज के लिए क्या कौन से रिफॉर्म लिए गए, एग्रियन रिफॉर्म। एग्रियन रिफॉर्म जो किसके साथ रिलेटेड है, हमारे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। ये हमारे 2 टाइप्स के रिफॉर्म है। फर्स्ट है हमारा लैंड और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो कि हमारे पुराने सिस्टम को अबोलिश, जो जितने भी हमारे उनके डिफेक्ट्स थे उनको दूर करते थे। सेकंड है हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी की, टेक्निकल से वर्ड है, यहाँ पे क्या था, टेक्नोलॉजी के साथ जो रिलेटेड होते हैं, जिसमें अच्छे टाइप्स के फर्टिलाइजर आ जाते हैं, टेक्निक आ जाती है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, फार्मर्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स कौन से थे। अबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स। एबॉलिशिंग का मतलब होता है खत्म करना, किसको खत्म करना, इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स कौन से थे, हमारा कौन सा सिस्टम था, 3 टायर सिस्टम था। एक तरफ हमारे क्या होते थे, फार्मर्स, जो हमारे क्या होते थे, पीजेंट्स। दूसरी तरफ क्या होते थे, जमींदार। और थर्ड पर्सन तरफ क्या थी, हमारी गवर्नमेंट। इन जमींदार को बिल्कुल क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया था, और जो फार्मर को बना दिया था उनकी लैंड का ओनर्स। जमींदार को वहां से बिल्कुल ही हटा दिया गया था, और फार्मर्स को क्या बना दिया था, ओनर्स। फार्मर और गवर्नमेंट में अब क्या हो गया था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया था। जमींदार की एक्सप्लॉयटेशन इस वे से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। इस वे से 200 टेनेंट्स का उस टाइम पे फार्मर्स और गवर्नमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया था। सेकंड है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब होता है फिक्स करना। एक पर्सन के पास कितनी लैंड होगी उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी गई थी, पर हेक्टेयर के बेस में इतनी हेक्टेयर लैंड एक पर्सन के पास हो सकती है, इससे ज्यादा उसके पास नहीं हो सकती। अगर देखो हमारे उस टाइम पे 2 टाइप ऑफ क्लासेस थी, एक थी हमारी रिच क्लास, एक हमारी की थी आती पुअर क्लास। अगर रिच क्लास के पास, सपोज करो उस टाइम पे एक लिमिट फिक्स कर दी गई थी, अगर रिच क्लास के पास उसके बाद कोई एक्स्ट्रा लैंड बच जाती थी तो वो किसको प्रोवाइड की जाती थी, पुअर सेक्शन को प्रोवाइड की जाती थी, उन लोगों को जिनको उनकी जरूरत है। जिसके कारण इसका जो मेन मोटिव था, इट इज टू ब्रिंग द इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, जिसके कारण जो इनमें जो गैप बढ़ता जाता है उनको किसी ना किसी टर्म से क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और इन दोनों में इक्वालिटी क्रिएट की जा सके। और लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ था वो किसको हुआ था, केरला और वेस्ट बंगाल को, क्योंकि उस टाइम पे उन स्टेट ने इनको बड़े अच्छे स्ट्रिक्ट वे से फॉलो कर दिया था। लेकिन बाकी स्टेट में इनका जो रिस्पॉन्स था, हम ये बोल सकते हैं वो नेग्लिजिबल था। नेक्स्ट आ गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। हमने ऊपर एक पॉइंट में देखा था स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो हमारे फार्मर्स के पास जो लैंड थी, एक तो वो बहुत छोटे छोटे साइज की थी, एक वो दूर दूर फैली हुई थी। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, उन्होंने उनकी फ्रेगमेंटेड और स्मॉल होल्डिंग की बदल दे उनको इकट्ठी लैंड एक जगह पे प्रोवाइड कर दी। जैसे कि सपोज करो एक पर्सन है, उसकी कुछ लैंड इस पार्ट में है, कुछ लैंड इस पार्ट पे है, कुछ लैंड इस पार्ट पे है, कुछ लैंड इस पार्ट पे। इनका मेजरमेंट करके उसको इकट्ठी लैंड करके उसको प्रोवाइड कर दिया, जिसके कारण उसकी जो कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होगी और प्रोडक्शन में क्या हो गया, इंक्रीमेंट आया। और उस टाइम पे 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर लैंड को क्या कर चुके हैं, अब तक हम कंसोलिडेट कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट। इस वे से
रेगुलेशन ऑफ टैक्स, जब ब्रिटिशर इरा आए थे तो उस टाइम पे जो उन्होंने सिस्टम पहले स्टार्ट डाउन किया था जमींदारों ने वही फॉलो किया कि वो क्या करते थे, उन्होंने पीजेंट से काम कराना है, उसके बदले फिक्स अमाउंट ऑफ उन्होंने क्या लेना है, रेंट लेना था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये वाला सिस्टम क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिन्होंने फिक्स्ड अमाउंट फिक्स की हुई थी। अब जो हमारी रेंट की अमाउंट क्या फिक्स कर दी थी, 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, जितनी हमने क्रॉप प्रोडक्शन की है, जितनी हमें आउटपुट मिली है उसका 1/3, ताकि पहले क्या होता है, अगर ड्राउट आया है, फेमिन आया है, अर्थक्वेक आया है, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जमींदार ने अपना फिक्स्ड अमाउंट लेना ही लेना है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितनी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कितना पार्ट लेंगे, वो सिर्फ 1/3 पार्ट लेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब छोटे छोटे फार्मर्स ने आपस में ज्वाइंट होके एजेंसीज बनाई। इन एजेंसीज का मेन मोटिव क्या था, टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर, ताकि अपनी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कर सके, किस चीज के लिए, ताकि उनको जो इनपुट है, उनके जो फर्टिलाइजर है, जो उनके सीड्स है, वो उनको थोड़ी सी चीप कॉस्ट में मिल सके, और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, क्रॉप्स को सेल करने के बाद एक हायर प्राइस पे उनको सेल कर लेगी। सभी फार्मर ने एक प्राइस फिक्स कर ली थी, उस प्राइस के बिना वो उनको नहीं सेल करते थे, जिसके कारण उनकी कोऑपरेटिव एजेंसी, गवर्नमेंट ने भी उनका इनमें पूरा हाथ दिया, और जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी फार्मर्स की, वो क्या होगी थी, काफी वे से कम होगी थी। जब ये रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए, जो मेन था हमारे जमींदार, उनके कुछ प्रॉपर वे से ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। जमींदार, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, क्योंकि जमींदार, इसमें क्या किया था, जमींदार को खत्म कर दिया गया था और फार्मर्स को क्या बना दिया था, लैंड का ओनर बना दिया था। लेकिन जो जमींदार थे वो ऐसे प्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट के तरफ की वो जमींदार नहीं है, ये जो लैंड है उनकी अपनी लैंड है, और एज वहां पे वो क्या काम कर रहे हैं, फार्मर्स काम कर रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को इस बात पे यकीन हो जाता था। तो ये प्रॉपर वे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सेकंड है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, ये भी सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हो चुकी, और स्टेट में ये सक्सेसफुल इतनी नहीं हो पाई। उसका मेन रीजन क्या है कि जो जो लैंड ओनर थे, वो गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, अपनी जो एक्स्ट्रा लैंड थी उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम पे उन्होंने रजिस्टर करवा दी, जिसके कारण उनकी लैंड तो एक तो उनके पास रही, इसके बदले वो अपने रिलेटिव्स को क्या देते थे, कुछ ना कुछ कमीशन दे देते थे, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे देते थे, और गवर्नमेंट को लगता था कि उन्होंने अपनी लैंड जाके मार्केट में दूसरे लोगों को दे दी है, लेकिन असल में वो जो लैंड थी वो उनके पास ही रहती थी। ये थे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का काफी बेनिफिट आया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक इमर्जिंग ट्रेंड था, इसका भी हमारे, इसने एज ए हमारे फार्मिंग एग्रीकल्चर उसमें एज ए ग्रीन रेवोल्यूशन का काम किया था। उसके बाद हमारी कौन सी रिफॉर्म है, टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल से समझ लगती है किसके साथ रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। इनका दूसरा नाम क्या है, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब है क्रॉप, रेवोल्यूशन का मतलब एकदम से इंक्रीज होना। जब हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन एक पहले से 3-4 टाइम्स एकदम से इंक्रीज होगी तो उसको किसका नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और इंडिया में ये कब हुआ था, पंजाब में हमारे 67 से लेकर 68 तक। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जो मेन जो है ये हमारे 2 फेसेस में आई थी। एक है फर्स्ट फेज जो होता है वो मिड 60 से लेके 70 तक स्टार्ट डाउन हुआ था, जिसका ज्यादा बेनिफिट किन किन को हुआ था, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, सिर्फ इन्हीं स्टेट को हुआ था। दूसरी स्टेट में जो इनका बेनिफिट था वो नेग्लिजिबल था। लेकिन सेकंड फेज जब आया था मिड 70 से लेके 80 तक, उस टाइम पीरियड में इसका जो डेवलपमेंट है वो सारी स्टेट में प्रॉपर वे से हुआ था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन ये चेंज आई किस हेल्प से थी, ड्यू टू HYV सीड्स। जो हम सीड्स यूज कर रहे थे वो हमारे कौन से थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। यील्ड का मतलब होता है वो सीड यूज करना जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रोडक्शन एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। लेकिन उन HYV सीड्स को किस नाम, हमारी इकोनॉमी में कौन से नाम से नाम जाता था, मिरेकल, मतलब जो एकदम हमारे लिए मिरेकल का काम करते थे। लेकिन उन सीड्स को यूज करने के लिए पहले से ज्यादा 4 to 10 टाइम्स फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी। और जो फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे थे वो कौन से फर्टिलाइजर थे, हमारे केमिकल फर्टिलाइजर थे।
और उसके साथ बहुत ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की भी जरूरत थी। मतलब पहले जैसे रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे, अब हम सिर्फ रेनफॉल पे नहीं डिपेंड रहते थे, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ डिवेल्प हो गई थी, जैसे कि कैनल्स हो गया, ट्यूबल्स हो गए, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, और वो भी बहुत ज़्यादा, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी अगर हमने HYV सीड्स यूज़ करने हैं। तो इन ग्रीन रेवोल्यूशंस का कुछ मेरिट्स भी आए थे, कुछ डीमेरिट्स भी आए थे, क्योंकि हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी पॉइंट, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इसके साथ एकदम बहुत ज्यादा हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, तभी तो इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन, तभी तो इनको मिरेकल सीड्स के नाम से जाना जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हुआ था। सेकेंड है इंक्रीज इन एरिया इन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का एरिया इंक्रीज हो गया था। पहले जो कल्टीवेशन की जा रही थी वो छोटी सी जगह की जा रही थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ न्यू सीड्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ जो हमारा कल्टीवेशन का एरिया है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। चेंज इन द फार्मर आउटलुक। जो फार्मर पहले हमारी फार्मिंग करते थे वो कौन सी करते थे? सब्सिडेंस फार्मिंग, मतलब जस्ट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन उन्होंने अपना आउटलुक चेंज करके अब कौन सा बना लिया था? कमर्शियलाइजेशन। मींस जितनी प्रोडक्शन करते थे वो उनको मार्केट में जाके सेल भी करते थे, जिसके कारण उनकी अब लैंड्स अपनी हो गई थी, उनके पास अच्छे अच्छे सीड्स आ गए थे, जिसके कारण वो और अच्छे ढंग से प्रोडक्शन कर रहे थे और ज्यादा मेहनत कर रहे थे, जिसके कारण उनका आउटलुक चेंज हो गए थे और अपने फार्मर्स की उन्होंने क्या शुरू कर दी थी? क्रॉप्स की कमर्शियलाइजेशन करनी। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे मार्केटेबल सरप्लस। टोटल आउटपुट जितनी हमने प्रोड्यूस किया है उसमें हम सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो हमारी क्रॉप्स एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सरप्लस। कि ये हम अपनी जो हमारी फालतू की क्रॉप्स है इसको हम मार्केट में जाके क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। दैट इज नोन टू मार्केटेबल सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा बता रही हूँ। जितनी भी फार्मर्स टोटल प्रोडक्शन करते थे उसके बाद जितनी भी उनको सेल्फ कंजम्पशन की जरूरत पड़ती थी वो सेल्फ कंज्यूम कर रहे थे, उसके बाद जितनी भी क्रॉप्स बाकी बच जाती थी उन वो किसके लिए तैयार हो रही थी? मार्केट में जाके सेल करने की, ड्यू टू चेंज देयर आउटलुक। और इसको क्या बोला था? मार्केटेबल सरप्लस। और इसमें से जितना तो मार्केट में जाके सेल हो जाता था ठीक था, लेकिन कुछ ऐसा भी स्टॉक होता था जो कि प्रॉपर पूरा सेल नहीं हो जाता, और जो पूरा सेल नहीं होता था उसको वो क्या करके रखते थे? स्टोर करके रखते थे। किसमें? वेयर हाउस में। और इसको किस स्टॉक नाम से जाना जाता था? बफर स्टॉक। बफर जो तो बहुत ज्यादा बच गया, एक बार उसको सेव कर लिया, फिर इन एनी केस जब सर्कमस्टांसेस ऐसी आती थी जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ गई या फिर प्रॉपर प्रोडक्शन ना हो पाई, उस टाइम पे ये बफर स्टॉक उनकी हेल्प करता था टू अवेलेबल द क्रॉप्स प्रोडक्शन इन द मार्केट। लेकिन वो अगर उनको वेयर हाउस में स्टोर करके रखते थे तो ये जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती थी वो खराब नहीं होती थी। इसके साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट है लिमिटेड क्रॉप्स। उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो आई थी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ था वो दो ही क्रॉप्स को हुआ था, वो कौन सी थी? व्हीट एंड राइस। बाकी की इतना बेनिफिशियल हमें नहीं मिला था। सेकेंड, अनइवन स्प्रेड। किसी किसी स्टेट में तो इसका हमें जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिला था, किसी किसी स्टेट में जैसे कि राजस्थान हो गया या यूपी बिहार वाली साइड इसका जो प्रॉपर वे से हमें रिजल्ट नहीं मिला था। देन कम्स इकोनॉमिक डिवाइड। ये फर्टिलाइजर, ये जो HY सीड्स इतने ज्यादा महंगे होते थे, जो रिच क्लास है वो तो इनको प्रॉपर वे से अफोर्ड कर पाती थी, लेकिन जो पुअर क्लास है वो इनको परचेज नहीं कर पाते थे, उनकी परचेजिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती थी। तो जो इनमें इकोनॉमिक डिवाइड जो इसी कारण जो तो अमीर लोग हो रहे थे, रिच पर्सन वो और अमीर हो रहे थे, जो पुअर पर्सन थे वो और ज्यादा क्या हो रहे थे? पुअर हो रहे थे। जो इनमें गैप है वो क्या हो रहा था? कम होने के बजाय इंक्रीज हो रहा था। मीन्स उनमें किसी ना किसी वजह से इक्वालिटी नहीं आ रही थी, जिस करके इसको क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक डिवाइड। जो गैप है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। नेक्स्ट है पेस्ट अटैक। जब भी किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी फील्ड में हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वहां पे अपने आप पेस्ट का अटैक हो जाता था। हमारे ज्यादा से ज्यादा सीड से केमिकल यूज करने की बजाय खराब हो जाते थे। ये क्या होते हैं? एक अनवांटेड होते हैं जो प्लांट्स जो हमारी
प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जो अपने आप क्या हो जाते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं, जो नहीं चाहिए होते, जिसके कारण आधे से ज्यादा सीड्स खराब हो जाते थे और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ मेरिट्स, कुछ डिमेरिट्स। उसके बाद आता है जो भी ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए थे, इसका एक क्रिटिकल अप्राइजल, क्या उनसे हमें कुछ बेनिफिट हुआ था, बेनिफिट हुआ था तो कैसे हुआ था, नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ था। अब अगर हम क्रिटिकल अप्राइजल, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। अब अगर हम इसका क्रिटिकल अप्राइजल करें तो क्रिटिकल अप्राइजल में देखेंगे सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट थी वो कौन सी थी। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट्स क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। जब इंटरमीडिएट्स खत्म हो गए थे तो फार्मर्स को क्या था, उनकी अपनी लैंड मिल गई थी। पहले वो करते थे किसी और के लिए काम करते थे, उनको ये था कि हम प्रोडक्शन करें ना करें हमें कुछ इतना आउटपुट तो मिलना नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा किनके पास चले जाना है, जमींदार के पास चले जाना है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी पे भी ध्यान नहीं देते थे। जब फार्मर्स को पता चल गया था ये लैंड उनकी अपनी है तो वो और जरा एफर्ट से क्या करते थे, काम करते थे। जब वो और जरा एफर्ट से काम करते थे तो प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। सेकेंड इसकी बिग अचीवमेंट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या साथ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एकदम हमारा जो काम करने की क्रॉप की प्रोडक्शन अनइवनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और हमारी प्रोडक्शन डे बाय डे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था कि एग्रीकल्चर में भी स्टिल अभी तक भी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उतने लोगों की एग्रीकल्चर की फील्ड पे काम करने की जरूरत नहीं है जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो हमारा सर्विस सेक्टर था, वो लोगों को प्रॉपरली काम नहीं दे पा रहा था, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लोगों को अपने में इंगेज कर सके। तो इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए फिर जब सेकंड 5 ईयर प्लान आए थे तो उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, ताकि एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम था और जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है सब्सिडीज। व्हाट इज नोन्स टू बी सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, ये हमेशा किसको प्रोवाइड की जाती है, फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। जब फार्मर्स को कोई भी इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं लेस देन द मार्केट वैल्यू फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। ये जरूरी नहीं कि फार्मर्स को भी मिलते हैं, ये गवर्नमेंट हर नॉर्मल पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वालिटी लगाने के लिए प्रोवाइड करती है। किसी भी लोगों को सामान प्रोवाइड करना एट लेस प्राइस देन द मार्केट प्राइस सो दैट इट विल हेल्प टू अवर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट इज नोन्स टू बी सब्सिडीज। सब्सिडी से कुछ पॉइंट यहाँ अभी तक इस पॉइंट के ऊपर डिबेट्स चल रही है कि जो सब्सिडीज है ये वैसे वाइस है कि वर्चू है, इसके ऊपर अभी तक भी डिबेट का काम कर रहे हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे कि फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है फार्मिंग रिस्की। अभी तक ये माना जाता है कि जो हमारी फार्मिंग का सिस्टम है ये बहुत ज्यादा रिस्की है। 50% से ज्यादा आज भी जो हमारी फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे डिपेंड है। इसलिए फार्मर्स को सब्सिडीज जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड है हमारे जो फार्मर्स है वो मून क्या है, पुअर है, रिच नहीं है। जो पुअर फार्मर्स है इनको सब्सिडीज जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो जो महंगे महंगे HY सीड्स है, केमिकल की फर्टिलाइजर है या इरिगेटिव फैसिलिटी है वो भी अवेल कर सके। थर्ड है इक्वालिटी। गरीब लोग, क्योंकि जो रिच पर्सन है वो तो जो कॉस्टली होते हैं सीड्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज ले सकते हैं, लेकिन जो पुअर लोग है वो इनको नहीं बिली अवेल कर सके। तो उनमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भी हमें क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, ऑलरेडी एक्सेप्टेड गवर्नमेंट ने पहले जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए थे स्टार्टिंग में लोगों को बहुत क्रेडिट दिया था, लो कंसेशन में सब कुछ प्रोवाइड किया था, ये ऑल सेक्टर में इसको डेवलपमेंट कर चुकी हैं। लेकिन अब इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह का बर्डन का काम कर रही है। गवर्नमेंट ने इसने बिना बात का एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया हुआ है। सेकेंड है पुअर फार्मर, पुअर लोगों को ये बेनिफिट्स अभी भी अवेल नहीं होता। जो ये मेन बेनिफिट्स है हमारे जिस सेक्टर में क्या पाई जाती है, मेनली करप्शन पाई जाती है।
करप्शन की वजह से जो सारी की सारी फैसिलिटीज है वो कौन अवेल कर जाता है, रिच क्लास अवेल कर जाती है। अगर आज हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें, नॉर्मल पब्लिक को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल रही क्योंकि वो उन तक पहुंच ही नहीं रही। अगर जिनकी बेनिफिट के लिए ये स्टार्ट किया है, अगर उनको ही नहीं ये मिलनी चाहिए तो हमें ये नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। बाकी ये आपके क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि सब्सिडीज ये फेवर में है तो आप उसके फेवर में पॉइंट लिखना, अगर वो उसके अगेंस्ट पूछेंगे तो आप अगेंस्ट पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये था पूरा एग्रीरियन रिफॉर्म। एग्रीकल्चर के साथ हमारा थर्ड टॉपिक खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट सेशन में अपना स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉलिसीज कैसे कैसे स्टार्ट की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।